बातें रखना चाहते हैं, कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। भ्रम फैलाना बहुत आसान है और ये भाजपा का एक मामला है। भाजपा आरएसएस का मानता है कि एक बात को बोलते रहो जितना भी गलत हो जाएंगे तो उसको आगे सच मानने लग जाएंगे। ये इनकी आदत है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर भी लगातार लगे हुए हैं, सालों से लगे हुए हैं, निचोड़ कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन हमेशा इनका एक प्रयास रहता है कि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से असली मुद्दे जो है लोगों को, आम नागरिक की जिंदगी को जो छूते हैं, सरकार की कमजोरी साफ नजर आती, चाहे बेरोजगारी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, इन सब बातों से ध्यान हटाएं। जिस प्रकार दूसरे देशों की स्थिति हमारे सामने आ रही है, चाहे चीन है, बांग्लादेश, वो असलियत सामने ना आए, हम ध्यान हटाते रहेंगे। भाजपा की सोच रही है। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। आज के दिन जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा भाजपा पब्लिक डोमेन में लेकर आई है और लोगों के सामने रखना चाहती है, वो है नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड बांग्लादेश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा की साजिश, जो कि सरासर एक राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पर कुछ नहीं बल्कि एक गैर मौजूद मामले के जरिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती जीडीपी और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक सरासर झूठ है। आर्थिक संकट, लोगों के मुद्दों और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों, अमेरिका, चीन और बांग्लादेश से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये कानूनी में प्रतिशोध के अलावा कुछ और नहीं है। पहली बार बिना पैसे का 1 मिलीमीटर संपत्ति के हस्तांतरण की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया गया। अपराध की आय बताते कहां, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जब पैसा भी नहीं है तो लॉन्ड्रिंग या अपराध कहां से आ जाता है? अगर कोई कंपनी कर से छुटकारा पाना चाहती है तो वह एक नई कंपनी बनाती है और उस कर्ज को नई कंपनी में ट्रांसफर करती है। कंपनी कानून के मुताबिक ये कानूनी है और ये अक्सर आप देखते हैं एक कॉमन प्रैक्टिस है। जब पैसा ही नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहा, अगर कोई अपराध हुआ है तो वे 2 मास्टरमाइंड्स ने किया है। 2 मास्टरमाइंड्स आप समझ सकते हैं कौन? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह। चुनिंदा न्याय कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक ठगी। ईडी को जवाब देना चाहिए कि एजेंसी ने एनडीए के किसी सहयोगी या भाजपा के नेता को क्यों नहीं आज तक छुआ है। ये लोग तो मीडिया को पूछना चाहिए ये बात कि क्या कारण है कि ईडी कभी किसी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई या कोई मामला ही नहीं कभी उठा पाया। सरकार ने ईडी को अपना चुनाव विभाग बना लिया है। बदले की भावना से इसका बार-बार दुरुपयोग कर रही है। ईडी के मामलों में सजा केवल एक प्रतिशत, केवल एक और जो मामले दर्ज किए जाते हैं, जो ईडी मामले उठा रही है, 98%, 98% ये जो सत्ता पक्ष है उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ
टीवी के केस 98%। ये बदले की राजनीति, धमकी, उत्पीड़न और भय फैलाने की एक राजनीति जो आपराधिक मानसिकता वाले दो लोगों के हिसाब से की जा रही है। वे हमें कितना भी चुप करने की कोशिश करें, हम चुप नहीं होंगे। जो दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, ये साफ जानते हैं वो खुद कहीं ना कहीं कमजोर है और डरते हैं। मेक इन इंडिया विफल हो चुका, इसलिए अब वे फेक इन इंडिया की कोशिश कर रहे हैं। अपनी घोर घटनाओं को छिपाने के लिए ये झूठी कहानी मढ़ी जा रही है। ये एक राजनीतिक साजिश है और कांग्रेस पार्टी इसका डट कर सामना करेगी। नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म शासन के से लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था 1937 में, जिसके हिंदी और उर्दू संस्करण नवजीवन और कौमी आवाज शीर्षक से प्रकाशित होते हैं। इस अखबार के पीछे दूरदर्शी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव और रफी अहमद किदवई थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर बैन लगाया और ये बैन 1945 तक चला। अखबार का प्रबंधन करने के लिए 1937-38 में एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का गठन किया गया था। ऐसी कंपनी लाभांश वितरित नहीं करती है, वेतन नहीं दे सकती या शेयर धारकों के लिए लाभ नहीं कमा सकती। ये एक कैरेक्टर है इस कंपनी का। इसके शेयर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बेचे जा सकते और अगर ट्रांसफर किए जाते हैं तो उन्हें केवल किसी अन्य नॉन प्रॉफिट कंपनी को ही जाता है। AJL अपनी स्थापना के बाद से लगातार अस्तित्व में है। 1937 से AJL के पास, कृपया नोट कीजिए, AJL के पास 6 शहरों में दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना और इंदौर में अचल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन केवल लखनऊ में ही इसकी अपनी संपत्ति है AJL। अन्य सभी कंपनियां केवल समाचार पत्र के संचालन के लिए AJL को लीज पर दी गई। यह आरोप कि AJL के पास हजारों करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति है, ये निराधार है, क्योंकि लीज पर दी गई संपत्ति ओनरशिप वाली संपत्ति नहीं है। भारी वित्तीय घाटे के कारण AJL और नेशनल हेराल्ड कर्मचारियों के वेतन, BRS बकाया कर और अन्य देनदारियों का भुगतान नहीं हो सकता था। बहुत साल से ये एक समस्या चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को केवल एक समाचार पत्र नहीं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस विचारधारा का जीवंत प्रतीक मानते हुए संस्था की रक्षा के लिए 90 करोड़ रुपया लोन ऋण दिया। कानूनी सलाह कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड नामक एक अन्य नॉन प्रॉफिट कंपनी और ये कंपनी अधिनियम 213 के तहत धारा 25 कंपनी बना, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री सैम पित्रोदा, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस जी और श्री सुमन दुबे जी निदेशक। कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए
एजेएल से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया। बदले में एजेएल ने अपने शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। ये भी एक कंपनी लॉ प्रैक्टिस है, आमतौर ऐसा किया जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कोई भी निदेशक वित्तीय लाभ, पर्सनल वित्तीय लाभ नहीं उठा सकता, ना वेतन, ना लाभांश, न लाभ, ना डिविडेंड, ना प्रॉफिट, ना सैलरी, कुछ भी नहीं ले सकता है कोई भी। तो इसमें पर्सनल लाभ कुछ नहीं हुआ। 213 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दायर किया, जिसे उन्होंने 2020 तक जारी रखा। कृपया नोट कीजिए। हालांकि जब उन्होंने मोदी और शाह की आलोचना शुरू की तो सरकार अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करते हुए सरकार ने अपना केस शुरू कर दिया। इससे पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की चुनाव आयोग में की गई शिकायत खारिज कर दी गई। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के तहत इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई राजनीतिक दल अपने फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ने उस समय बता दिया था। कांग्रेस ने आधिकारिक फाइलिंग में लोन की घोषणा की बकायदा और लेन देन की को सार्वजनिक किया था। ये पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी दे चुकी है ये सारी बातें। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत, जिसे 2012 में चुनाव आयोग ने खारिज किया, बाद में ईडी द्वारा लगभग 3 वर्षों तक जांच की गई थी। अगस्त 2015 में ईडी ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई और फाइल बंद कर दी। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के तहत इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई राजनीतिक दल अपने फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ने उस समय बता दिया था। कांग्रेस ने आधिकारिक फाइलिंग में लोन की घोषणा की थी बकायदा और लेन देन की को सार्वजनिक किया था। ये पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी दे चुकी है ये सारी बातें। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत, जिसे 2012 में चुनाव आयोग ने खारिज किया, बाद में ईडी द्वारा लगभग 3 वर्षों तक जांच की गई थी। अगस्त 2015 में ईडी ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई और फाइल बंद कर दी। सरकार ने उस समय के ईडी निदेशक श्री राजन कटोच को हटा दिया, क्योंकि वो चाहते होंगे, नहीं उनकी बात कर पाए होंगे, उन्हें हटा दिया। और सितंबर 2015 में मामले को फिर से खोल दिया, जो कि राजनीतिक प्रतिशोध का एक स्पष्ट उदाहरण है। 2023 में ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसकी पुष्टि 10 अप्रैल 2024 को एक न्यायाधीश ने की। तब ईडी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 365 दिन थे। ये भी कृपया बड़े ध्यान से सुनिए। 365वें दिन, अंतिम दिन 9 अप्रैल 2025 ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जिसे अब सार्वजनिक किया गया। लास्ट डे में करते, पूरा साल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पॉलिटिकल मैंडेट, राजनीतिक प्रतिशोध होता है। ये उदाहरण आप देखिए। अगर कोई सबूत या वास्तविक गड़बड़ी होती तो सरकार को आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता। यह देरी मोदी सरकार की हताशा और नैतिक राजनीतिक दिवालियापन दोनों को दर्शाती है। कुछ बातें मैं फिर से आपके सामने करूंगा।
यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण नहीं किया। एजेएल अपनी सभी संपत्तियों, प्रकाशनों और परिचालनों का स्वतंत्र रूप से स्वामित्व और प्रबंधन करना जारी रखता है। एजेएल के 700 शेयर का अधिग्रहण नहीं किया। एजेएल अपनी सभी संपत्तियों, प्रकाशनों और परिचालनों का स्वतंत्र रूप से स्वामित्व और प्रबंधन करना जारी रखता है। एजेएल के 700 शेयर धारकों द्वारा स्वीकृत ऋण से इक्विटी रूपांतरण के बाद ही यंग इंडियन शेयर धारक बना। यंग इंडियन धारा 25 के तहत नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसके शेयर धारक जो मैंने अभी आपके सामने नाम रखा, मैं फिर से रिपीट करूंगी, ना वेतन, ना प्रॉफिट, ना डिविडेंड, ना ले सकते हैं और ना ही अपने शेयर बेच सकते हैं। कोई लाख और हजारों करोड़ों का फायदा और क्या कुछ जो आरोप लगाए जाते हैं, सब निराधार। कांग्रेस ने 2002 और 11 के बीच एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया। जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको वेतन दिया जाए, डीआरएस हो जाए, पीएफ, टैक्स आदि सभी बकाया चुकाए जा सके। बाद में लोन को इक्विटी में बदल दिया गया, जो एक मानक वित्तीय प्रथा है। मैंने कहा ये सब जानते हैं। ये आमतौर पर व्यापक रूप से कंपनियां ये करती है। ये इलीगल नहीं है, लीगली अलाउड है, तभी किया गया। इसका इस्तेमाल सरकार ने एनसीएलटी के तहत भी किया।
सारा किराया संपत्ति आय एजेएल की है, यंग इंडिया उसके शेयर होल्डर्स की नहीं है। यंग इंडियन को एजेएल से एक भी रुपया नहीं मिला। आयकर विभाग ने खुद एजेएल की संपत्तियों का मूल्यांकन जो बाजार में कहा जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, ये सब कुछ खुद आईटी विभाग ने इसकी वैल्यू लगाई है 359 करोड़ रुपए, 359 करोड़ रुपए खुद आईटी विभाग। जैसे मैंने पहले कहा, अपनी संपत्ति को रखना, बाकी सब लीज। सवाल ये आता है कि ये जिसे 2020 में मोदी शासित होने के बाद सरकार ने जीवित रखा है। भाजपा सरकार ने विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और बदला लेने के लिए ईडी को एक अपना हथियार बनाया हुआ है। अगर कर्ज माफ अपराध माना जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। सरकार ने उद्योगपतियों के जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं और उनकी संपत्तियां भारी पर बेची, तो क्या सवाल उठता है, तो क्या ईडी को माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चार्जशीट दायर करनी चाहिए? 16 लाख रुपए का 16 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया किसी का, संपत्तियां कम दाम पे बिक, तो प्रधानमंत्री जी के ऑर्डर से हुआ है ना, सरकार के ऑर्डर से हुआ है। और प्रधानमंत्री है तो क्या ईडी को अपनी बात का इस्तेमाल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चार्जशीट करना चाहिए? सवाल है। क्योंकि अगर आप वहां पर कह रहे हैं तो यहाँ हो सकती है नहीं बात। भारत सरकार ने उदाहरण है, भारत सरकार ने वोडाफोन के 30,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए और उसकी ओनरशिप भी अपने हाथ में ले ली, जो 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गया। क्या इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराएंगे? क्या उनको दोषी ठहराया जा सकता है? सवाल है। आप जानते हैं कि पिछले पूरे साल से हमारा संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, तो उसी के तहत हम 25 से 30 अप्रैल के बीच में हम एक राज्य स्तरीय रैली करेंगे हर राज्य में। उसके बाद 3 से 10 मई के बीच में हम हर जिले में रैली करेंगे। उसके पश्चात 11 से 17 मई के बीच में हम हर विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे और मई 20 तारीख से 30 मई तक हम डोर टू डोर कैंपेन लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को इन सारी बातों के बारे में अवगत कराएंगे जो भाजपा भ्रमित करती है उसके बारे में, और जो आज के ज्वलंत मुद्दे, चाहे महंगाई है, चाहे देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे जीडीपी का क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में, और जो इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी,
युवाओं के भविष्य का क्या हो रहा है, और उसके अलावा जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि हर राज्य में या हर जिले में कुछ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, उन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, रैलियों के माध्यम से भी और डोर कैंपेन के माध्यम से भी हम लोगों को अवगत कराएंगे जो आज के दिन भाजपा द्वारा देश को एक गलत दिशा में जाया जा रहा है, उसके बारे में लोगों को बताना, हमारी संस्थाओं को बचाना, देश को बचाना, और सबसे पहले अपने संविधान को सर्वोपरि रखते हुए संविधान के मुताबिक हमारा देश चलना चाहिए। तो हम ये अभियान 20 मई तक चलाएंगे, लगातार